बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, सुबह बखैर पाकिस्तान। आप देख रहे हैं न्यू पाकिस्तान मॉर्निंग शो और मैं हूं आपके साथ मदीहा अलमास खान। तो नाज़रीन, आज के शो के आगाज़ में इस वक्त मॉनसून की जो तबाहकारियाँ जारी हैं उन पर हम बात करेंगे। मुल्क भर में मॉनसून का चौथा स्पेल जारी है। लाहौर, सियालकोट, नारोवाल, चिन्योट, शाहकोट, गुजरांवाला समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बारिशों का सिलसिला जारी है। इस्लामाबाद, खैबर पख्तूनख्वा में भी बादल जमकर बरसे, दरियाओं में तूफ़ानी है, नदी नाले बिफर चुके हैं, नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ चुके हैं। मामूलात ज़िंदगी बुरी तरह से मुतासिर है। खुजरों में मॉनसून बारिशें जारी हैं। तरबेला डैम के स्पिलवेज खुलने से पानी की सतह बुलंद है। दरियाए सिंध में तुग़यानी देखी जा रही है, जबकि शिंका की मकाम पर 35 अफराद के फंसे होने की इत्तला थी। 15 अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया था। दीगर के लिए सर्च ऑपरेशन जारी है। दरियाए सिंध पर कोटड़ी बिराज की डाउन स्ट्रीम में सैलाबी पानी में इस वक्त तेजी देखी जा रही है। दरिया के किनारों पर आबाद लोगों की जिंदगियों को खतरात लाहक हैं। इंतजामिया खामोश है। यकीनन नाज़रीन, मौसमियाती तब्दीली अब कोई मफरूज़ा नहीं है बल्कि एक तल्ख हकीकत बन चुकी है, क्योंकि इस वक्त दुनिया भर में क्लाइमेट चेंज का सामना करना पड़ रहा है, जिसके असरात पाकिस्तान जैसे तरक्की पजीर ममालिक पर निहायत संगीन अंदाज में ज़ाहिर हो रहे हैं। मॉनसून के मामूल से पहले आगाज़ और इसके नतीजे में शदीद बारिशें, क्लाउड बर्स्ट और शहरी सैलाब न सिर्फ हमारे शहरों की कमज़ोर मनसूबाबंदी को बेनकाब कर चुकी हैं, बल्कि 300 से ज़ायद कीमती इंसानी जानों का नुकसान भी हो चुका है। ये आफात हमें 3 बड़े असबाक सिखाती हैं। एक तो नाकिस मटीरियल से बनी सड़कें, गैर मनसूबा बंद कच्ची आबादियाँ और फिर निकासी आब का बोसीदा निज़ाम, जो कि सदियों पुराना हमारे यहाँ चलता हुआ आ रहा है। ऐसे में सवाल ये है कि हम कब और कैसे अपने शहरियों को क्लाइमेट रिलेजेंट बना पाएंगे। इस तमाम तर सूरत हाल पर आज हमारे मॉर्निंग शो में बात करने के लिए जो हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान मौजूद हैं, इंजीनियर असद महमूद साहब, जो कि एनर्जी और शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर के माहिर हैं। उनसे हम जानते हैं इसी बहरान से कि किस तरह से हम निपट सकते हैं। बहुत शुक्रिया असद महमूद साहब आपके वक्त के लिए। सर, सबसे पहले तो ये बताइएगा, ये जो पाकिस्तान के शहरी इलाकों में मौजूदा इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये माहौलियाती तब्दीलियों से निपटने के लिए कितना मुअस्सिर है? क्या किया जाना चाहिए? जी, अस्सलाम वालेकुम मदिया जी। आपने बिल्कुल बजा फरमाया और जितना आपने जो है खुसूसी शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर का जिक्र किया है, अमूमी तौर पे जो है वो सैलाब को देखा जाता था कि देहाती इलाकों को, और उसी की लपेट में जो दरिया के आसपास आबादी हैं वही लपेट में आती हैं। लेकिन जो वक्त के साथ साथ जी हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो क्लाइमेट चेंज की वजह से ख़ासतौर पर शहरों में जिस तरह के चैलेंजेस दरपेश होते हैं इस क्लाइमेट चेंज की वजह से, और मानसून का ये जो चौथा स्पेल है, जो कि महकमा मौसमियात की जानिब से ऑलरेडी बता दिया गया है कि ये जो चौथा स्पेल है ये शदीद नौइयत का होगा, शदीद किस्म के इसके असरात होंगे। इनसे निपटने के लिए हम ये आज के इस मॉर्निंग शो में जानने की कोशिश करें कि इंतज़ामिया क्या कर सकती है, किस तरह से हम अपनी शहरी आबादियों को इस बहरान से बचा सकते हैं। क्योंकि इंजीनियर असद महमूद साहब, जो कि एनर्जी एक्सपर्ट भी हैं और ये हमें बताएंगे, शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर के आप माहिर भी हैं, आपसे हम जानेंगे कि किस तरह से जो इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है इसमें क्या क्या चेंजिंग लाए जा सकते हैं, किस तरह से मज़ीद इसको बेहतर किया जा सकता है ताकि कम से कम नुकसान जो है वो हो सके। बहरहाल अब तक ये जो चौथा स्पेल है मॉनसून का, इसकी वजह से जो नुकसानात हैं, जो अब तक की जो अफराद जाँ बहक हो गए हैं, जो कीमती जानें ज़ाया हुई हैं, वो 300 के करीब बताई जा रही हैं। अब मुख्तलिफ हादसात में जो कि ये नुकसानात जो तखमीना हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं, जो अदाद-ओ-शुमार हमें रिसीव हुए हैं महकमा मौसमियात की जानिब से, तो बेसिकली आज हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि हम अपने शहरों को इस क्लाइमेट चेंज से किस तरह से महफूज रख सकते हैं। ख़ास तौर पर हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, इस इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या बेहतरी ला सकते हैं, चाहे वो निकासी आपकी हो, नाकिस मटीरियल से बनी जैसे कि हमारी सड़कें हैं, जैसे गैर मनसूबा बंद कच्ची आबादियां हैं, और ख़ास तौर पे हम जब खबर रिपोर्ट कर रहे होते हैं ना कि नालों के करीब की जो आबादियां हैं उनको ज़्यादा नुकसान पहुंचता है, तो उसकी रीज़न ही यही है। एक तो वहाँ पर जो नालों के करीब आबादियां जिन्होंने अपने घर बना रखे हैं, कब्जा कर रखा है, और क्लाइमेट चेंज अगर हम पहले की बात करें तो वो नॉर्दर्न एरियाज़ की तरफ बहुत ज़्यादा होता था कि वहाँ पर आप देखते थे जिस तरह से पहाड़ी इलाकों में नुकसान होता था, लेकिन अब ये जो क्लाइमेट चेंज है नॉर्दर्न एरियाज़ के साथ साथ वहाँ पर भी नुकसान होते हैं।
ग्लेशियर्स की वजह से वहाँ पर जो सूरत हाल होती है, फिर चूँकि पहाड़ी इलाका होता है तो वहाँ पर सड़कें ब्लॉक हो जाती हैं और अभी हादसात जितने भी रिपोर्ट हो रहे हैं। लेकिन अब शहरों की तरफ जो सूरत हाल है, जिस तरह से, क्योंकि निकासी आप बेहतर नहीं है, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा हो गया है, ख़ास तौर पर मैं बात कर रही थी कि नालों के करीब जो आबादियाँ हैं वो कब्जा कर लेती हैं। बहरहाल इस तमाम तर सूरत हाल में इंजीनियर असद महमूद साहब ने हमें दोबारा से ज्वाइन किया, उनसे हम जानते हैं कि इस तमाम तर सूरत हाल से हम अपने लोगों को किस तरह से महफूज रख सकते हैं। असद महमूद साहब, माजरत चाहते हैं आपसे, कुछ जाहिर है लाइव चल रहे हैं इस वक्त हम, तो ये बताइएगा, हम चूंकि बात कर रहे थे शहरी इलाकों को किस तरह से हम इस मौजूदा सूरत हाल में अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बना करके महफूज रख सकते हैं, क्या कमेंट करेंगे इस पे? जी बिल्कुल, आपने काफ़ी जो है अहम पहलुओं पे रोशनी डाली है। मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि जो है हमारे ज़्यादातर जो इंतज़ामी आपने अमूर के हवाले से बात की कि इदारे जो हैं वो प्रोएक्टिव अप्रोच पे ऊपर फोकस नहीं करते, ज़्यादातर रिएक्टिव अप्रोच पे काम चल रहा होता है। और इसमें जो है एक पूरा इकोसिस्टम बनाने की ज़रूरत है जिसमें आपके सियासी जो अमायदीन हैं, जो आम शहरी है जिसने जो सबसे पहले अफेक्ट होता है, और बाकी जो दीगर इदारे जिनकी जिम्मेदारी है कि वो इस किस्म की जो तामीरात हैं जो कि नुकसानदेह साबित हो सकती हैं मौसमी तगय्युरात की शक्ल के अंदर, जो है उनके ढांचे जो हैं तामीरात के वो किस हद तक नुकसान पहुंचा सकते हैं सैलाबी रेलों की शक्ल में, या नाकिस मटेरियल इस्तेमाल होने की वजह से जो दबाव नहीं, शदीद किस्म का मौसमियाती दबाव आता है, बारिश, हवा, तेज हवाओं की शक्ल में, बाद आप उनको नहीं बर्दाश्त कर पाते। तो ये सारे मामलात में हर एक इदारे का अपना एक रोल है प्ले करने का। डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट का भी रोल आता है। अब तो इदारे बन चुके हैं, डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के हर सूबे में बजट जाता है ठीक ठाक, लेकिन बाद दफा ये होता है कि ज़राए या माली ज़राए या रिसोर्सेज अभी भी बहुत से ऐसे हैं कि स्प्लिट हैं। तो कंसंट्रेटेड एफर्ट की जरूरत है। आम शहरी को जो है वो लगातार अपडेट्स जो हैं, तरीका कार, जैसी बारिश होती है तो सबसे पहले बिजली चली जाती है आज के दिन में भी, और साथ में जो है जैसे लगता है कोई हाथ रख के बैठा होता है तरसीलात के ऊपर, और सिमिलरली साथ ही बिजली के कनेक्शंस पे इशू आता है। तो आम शहरी तो सबसे पहले ये चीज देखता है कि जरा सी हवा चली नहीं तो लोगों के ज़हन में आता है यार अब सबसे पहले बिजली जाएगी। तो ये बिजली जाना भी जो है ना, ये एक किस्म की क्लाइमेट रेजिलियंस के हवाले से इसकी अवेलेबिलिटी होना एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस में, ये भी एक बुनियादी हक है। मिसाल के तौर पे अभी पिछले कल परसों इस्लामाबाद में एक बिल्डिंग में बैठे होते, कोई 5वीं 6ठी मंजिल जेरे जमीन में गया हुआ था। अब वहां ये सोच रहा था कि अगर यहाँ क्लाउड बर्स्ट होता है इसके आसपास, और पानी का सिस्टम ऐसा, और पानी जो है सारा बेसमेंट की तरफ नीचे की तरफ आना शुरू होता है ड्यू टू एनी फेल्यूर, तो क्या इस इदारे बिल्डिंग के नीचे जो पंप लगे हुए हैं जिन्होंने पानी का बारिश को बाहर फेंकना होता है, तो इस तरह के कौन से इदारे हैं जो इनको चेक करते हैं आके, तो कि पार्किंग में गाड़ियां, लोग जो नीचे फंसे होंगे वो कहीं उसके नुकसान सर, इदारों ने क्या चेक करना है? अब कराची में सूरत हाल आपके सामने है, वहां पर तो इतनी नाकिस बिल्डिंग्स है, खैर वो फिर डिबेट कहीं और चली जाएगी। अभी मौजूदा सेटअप जो है हमारा, जैसे सड़कें हैं, पुल हैं, निकासी आप है, ये जो मौसमी शिद्दतों को बर्दाश्त करने की किस हद तक सकत रखते हैं? आप क्या समझते हैं कि इनमें मजीद क्या तब्दीलियां, क्या चेंजिंग हम ला के इनको बेहतर कर सकते हैं? इंतजामिया को क्या करना होगा? जो इदारे जिनका आपने नाम लिया है उनको क्या करना होगा? जी बिल्कुल। इसमें देखें, ये जो जितने भी आपने पुल का जिक्र किया, इंफ्रास्ट्रक्चर का जिक्र किया, ये इनके जो डिज़ाइन फैक्टर्स होते हैं, डिज़ाइन ये जिस तरह एक नॉर्मल वेदर पैटर्न को भी सामने अगर मलूज़े खातिर रख के भी बनाए तो आज के दौर में ये नाकाफ़ी हैं। मतलब ये है कि अब तो आपको डिज़ाइन फैक्टर्स में ये भी देखना है कि जी कितनी मुमकिन बारिश हो सकती है, और ज़मीन की जो पानी की सतह है कितनी बुलंद हो सकती है। हाइड्रोमेटरोलॉजिकल डाटा को भी इस्तेमाल करना है, जो कि मिसाल के तौर पे अभी भी आप बहुत सी जगहों पे जाते हैं तो अक्सर कहते हैं जी कि हम तो जो है प्रणाली ही नहीं बनाते थे अपने इलाकों में, अपने घरों की छतों पे, कि हमारे यहाँ तो बारिश ही नहीं होती थी। अब वो ऐसे इलाके जिन्होंने वो सिस्टम बनाया ही नहीं हुआ, तो उनको भी अभी वहां पर ये देखने की जरूरत है कि वहां पर अभी किस तरीके से चीजों को चेंज करने की जरूरत है। उनके घरों के अंदर उनकी जो पानी का लेवल है, ड्रेनेज सिस्टम है, तो यहाँ पर वासा या डेवलपमेंट अथॉरिटीज जो हैं, ये तो परनाले तो छड्डो तुसी, ये तो घरों के अंदर की सूरत हाल हो गई ना। ये तो वो गांव देहात में पुराने वक्तों में परनाले वगैरह बनाए जाते थे। अभी मौजूदा जैसे कि हमने देखा है जो हालिया बारिशें, इनकी वजह से जो जुड़वा शहर है रावलपिंडी इस्लामाबाद, बहुत बड़े नुकसान हो रहे हैं। हम देखते हैं, हमने अपनी जिंदगी में इस तरह की मनाजिर नहीं देखे, इस तरह की तबाही नहीं देखी कि वो घर, गाड़ियां पूरे के पूरे मतलब वो बहते चले जा रहे हैं। इतना पानी ये कहां से आ गया है? पहले कहां चला जाता था, अब क्यों नहीं जाता है ये?
جی آپ کا جو گرے ایریا ہے وہ کافی زیادہ ہو چکا ہے. آپ کی جس طرح آپ کا جنگلات کا کٹاؤ اور آپ کی باقی جو انکروچمنٹس ہیں، جو آپ کے جہاں پانی کی گزرگاہوں کے گرد و نواح میں جو پانی کی سکت زمین کی ہوتی تھی، ایک تو قدرتی ہے نا کہ ہر ایک چیز کی لمٹ ہوتی ہے پانی کو ایبزارب کرنے کی، تاکہ پانی جو ہے وہ ایبزارب ہوتا چلا جائے. لیکن اب تھوڑے سے لمحے میں اتنی زیادہ تعداد میں پانی کا آنا اور اس کی گزرگاہوں کے اندر اس قسم کے جب تعمیرات ہوں گی، اور مثال کے طور پہ گزرگاہوں میں تعمیرات نہیں بھی ہوئی، جس طرح ابھی کچھ جگہوں پہ آپ کا پانی بیک فلو مار رہا ہے کیونکہ آپ کی جو ندی نالے ہیں وہ کہیں پر ڈرینیج اگر بلاکس ہیں، تو یہ وہ چیزیں جو کہ عام شہری کا بھی رول آتا ہے کہ وہ نظر رکھیں. کیونکہ اکثر کیا ہوتا ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا مونسون سے پہلے ایک دفعہ، صرف ان سے پہلے ہی ایک دفعہ پروگرام آتا ہے میگا کہ وہ صفائی کا انتظام دیکھتے ہیں، یا اسی طریقے سے جو ہے وہ خاص طور پہ تہواروں پہ اکثر جو ہے نالوں کو کلیئر کرنے کی اٹیمپٹ ہوتی ہے. یہ ایک روٹین پیٹرن ہونا چاہیے، کیونکہ آج کل تو موسم ایک شہر کے اندر رہتے ہوئے ڈفرینٹ جگہوں پہ ڈفرینٹ مقامات پہ، جس طرح ابھی سیدپور میں آیا تو وہاں پر کلاؤڈ برسٹ آیا اور باقی جگہوں پہ نہیں آیا، تو وہاں پر اب یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کیا وہاں پر نالوں کو اور بڑا کرنے کی ضرورت ہے، نہیں ضرورت، اگر تاکہ مستقبل میں جانی اور مالی نقصانات سے بچا جا سکے. تو اس کے لیے ایک الفاظ استعمال ہوتا ہے اڈیپٹیشن. پوری دنیا اڈیپٹیشن پہ آ رہی ہے پیرس ایگریمنٹ کے تحت بھی، جسے اردو میں بولتے ہیں موافقت، موسمیاتی موافقت. جب تک آپ کی نیا سٹرکچر جتنا ہے اس میں موسمیاتی موافقت کو ملوز خاطر نہیں رکھا جائے گا، اس کے لیے بجٹ مختص نہیں ہوگا، تو یہ اس طرح کے نقصانات جو ہیں وہ بار بار ہم دیکھتے چلے جائیں گے. جی، اور خبروں کا محمود صاحب بجٹ اور کیا کتنا زیادہ مختص کیا جانا چاہیے؟ این ڈی ایم اے ہے، ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی ہے، اور اس طرح کے بے تحاشا ادارے ہیں، وہ اپنا کام کریں تو ہی صورتحال جو ہے اس کو اوورکم کیا جا سکتا ہے. بہرحال یہ اگر ہم بات کریں بلدیاتی ادارے، یہ ماحولیاتی جو خطرات ہیں ان سے نمٹنے کی اہلیت نہیں رکھتے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ ایسے ادارے ہونے چاہیے، ادارے تو آلریڈی بہت سارے موجود ہیں. جی بیسیکلی یہاں پر بات آتی ہے کہ نفری قوت کی بات آتی ہے اور جدید آلات کی بات آ جاتی ہے، کہ جس طرح ڈیٹا بیس، جی آئی ایس میپنگ، بنیادی جو ہے نا اس کے ٹولز کی کمی جو ہے وہ ہے کہ آپ ریئل ٹائم مانیٹرنگ سسٹمز کے ذریعے چیزوں کو دیکھ سکیں. مثال کے طور پہ جس طرح دبئی کے اندر کسی بھی بلڈنگ میں اگر آگ لگتی ہے، انہوں نے ایک سسٹم بنایا ہے کہ ان کو پتہ ہے کہ کس فلور پہ کون سے ملک کے لوگ رہتے ہیں، اگر ان کو انہوں نے متنبع کرنا ہے تو کس زبان سے آپریٹر نے کال کرنی ہے. تو یہ تو بہت ہائی فائی آئی ٹی کی چیزیں آ جاتی ہیں، لیکن ہم نے ابھی پہلے اسٹیپس لینے ہیں، ارتقائی منازل پہ جانا ہے کہ ایٹ لیسٹ ایسے سسٹم بن جائیں کہ لوگوں کو ٹائملی خبر بھی مل جائے تو بہت سے نقصانات سے. اور اس کے اندر یہ ہے کہ ہر ادارے کا اگر منو آنا، اگر وہ اپنی نئی تعمیرات کو اس کلائمیٹ کے اندر ڈھالیں، اور جو پرانی تعمیرات ہیں اس کے اندر اس کے اندر اسٹرکچر کے اندر چینجز کرنی ہے، اس کے اندر جو ہے لوگوں کو ایجوکیٹ کریں اور اس کی امپروومنٹ بھی. جس طرح آپ دیکھیں زلزلوں کے حوالے سے بلڈنگ کوڈ، سسمک کوڈ بنایا قانون پاکستان انجینئرنگ کونسل نے، وہ کافی بلڈنگز پہ اب اطلاق ہو رہا ہے اس کا، اور اس کا فائدہ بھی دکھ رہا ہے کہ اب جو ہے وہ ہر بلڈنگ کے اندر سسمک پروویژنز ہیں. اسی طریقے سے ایک کوڈ ابھی جو ہے رین واٹر ہارویسٹنگ کوڈ کیبنٹ میں اپروول کے لیے 3-4 سال سے پڑا. اب یہ وہ ہے کہ جس میں ہم پانی ذخیرہ کر سکتے ہیں، وہ کوڈ اپروو کرنے کی ضرورت ہے سیاسی ہمارے جو ارباب اختیار. مطلب آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ادارے تو ہیں، ان میں اب ہمیں جدید ٹیکنالوجی کو استعمال کرنے کی شدید ضرورت ہے تاکہ مزید بہتری اس میں لائی جا سکے. بہت شکریہ جی. انجینئر اسد محمود صاحب ہمارے ساتھ تھے جو کہ انرجی اور شہری انفراسٹرکچر کے ماہر ہیں. تمام تر صورتحال پہ ہم نے بات کی تاکہ موجودہ یہ جو کلائمیٹ چینج ہے، مانسون کا چوتھا سپیل ہے جو کہ انتہائی شدید ہے، یہ بارہا ہمیں الرٹ کیا جا رہا ہے، لیکن ہمارے ادارے کیا کر رہے ہیں متعلقہ اس تمام تر صورتحال میں. اور خاص طور پہ یہ بھی لمحہ فکریہ ہے کہ جو ناجائز تجاوزات ہیں، ہم کہتے ہیں کہ نالہ لئی میں شدت آ گئی ہے اور وہاں پر کیا صورتحال ہے، لیکن ہم یہ نہیں دیکھتے کہ وہاں پر جو ناجائز قبضہ مافیا ہے، جو لوگوں نے گھر بنا رکھے ہیں، ان کو گھر، یہ جگہ، یہ کون دیتا ہے؟ پورے کے پورے گھر جو کہ نالوں کے ارد گرد بنائے گئے ہیں وہ بارشی پانی میں گر رہے ہیں، گھر، گاڑیاں، لوگ تباہ و برباد ہو رہے ہیں. اس تمام تر صورتحال کا ذمہ دار کون ہے؟ یہ آج کے مارننگ شو میں ہم نے ڈسکس کرنے کی کوشش کی اور تمام تر صورتحال کے پہلو جو ہیں آپ کے سامنے رکھے. ابھی ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد ایک نئے سیگمنٹ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. آپ ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک نیو پاکستان. اور ابھی جس سیگمنٹ کی بات کریں گے انتہائی اہم سیگمنٹ ہے. آج دنیا بھر میں IVF کا عالمی دن منایا جا رہا ہے. ایک ایسا دن جو ان لاکھوں جوڑوں کی امید کی علامت ہے جنہوں نے قدرتی طریقے سے اولاد حاصل کرنے میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. IVF یعنی
इन्वर्टिव फर्टिलाइजेशन जो एक जदीद तिबी तरीक़ा है, पाकिस्तान में भी गुज़श्ता चंद बरसों के दौरान IVF का रुझान बढ़ा है। ये इलाज ना सिर्फ बड़े शहरों जैसे कि लाहौर, कराची और इस्लामाबाद में दस्तयाब है, बल्कि अब दरमियाने दर्जे के शहरों में भी IVF क्लिनिक्स खुल चुके हैं। ताहम इसके अखराजात, कामयाबी की शरह और अवामी शाऊर के फुकदान जैसे मसाइल अब भी एक चैलेंज बने हुए हैं। आज के दिन का मकसद अवाम में आगाही पैदा करना है कि बांझपन को एक काबिल इलाज बीमारी के तौर पर तस्लीम करना और मुतासरा जोड़ों को साइंसी मदद फ्राहम करना है। जी हाँ, इसी पर हम बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं हमारी मुअज़्ज़ज़ मेहमान डॉक्टर समीना हक साहिबा, जो कि माहिर गायनेकोलॉजिस्ट भी हैं, आप एसोसिएट प्रोफेसर हैं। आपको वेलकम करते हैं डॉक्टर समीना अपने मॉर्निंग शो में। सबसे पहले तो जो हम बात कर रहे हैं कि ये IVF ये होता क्या है, किस तरह से ये इलाज किया जाता है और कितना इस वक्त मकबूल है, मुफीद कारआमद है ये हमारे मुल्क के अंदर। बहुत शुक्रिया मदिया मुझे शो में मदऊ करने का। 1978 में पहला IVF बच्चा पैदा हुआ और वो एक बच्ची थी जिसका नाम लुई ब्राउन था। इस वक्त वो 47 इयर्स की हो चुकी है। उसकी माँ तो फौत हो गई हैं जो पहली IVF मदर थी, लेकिन शी हैज़ 3 चिल्ड्रन और वो एक नॉर्मल ज़िंदगी बसर कर रही हैं। और ये इंग्लैंड में हुआ था, तीनों UK में IVF थे? नहीं, उसके आगे से बच्चे नॉर्मल हुए हैं। अच्छा, वो खुद फर्स्ट IVF थी, लेकिन उसके आगे से कंसेप्शंस उसकी नॉर्मल हुई हैं। ठीक। तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि IVF एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू था। मेडिकल साइंस में इतना बड़ा ब्रेक थ्रू शायद ही हुआ हो जैसे कि, और ये 1978 में तो बच्चा पैदा हुआ, लेकिन इसका काम जो था वो पीछे पर्दे के पीछे कई डेकेड से चल रहा था। इट लेड टू IVF और ये एक इतना अमेजिंग इलाज है कि वो कपल्स जो कभी भी कंसीव नहीं कर सकते थे, अब IVF के ज़रिए वो बेबी हासिल कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा डॉक्टर समीना, आपने बताया कि वो कपल जो कि कभी भी कंसीव नहीं कर सकते थे, यानी कि जिनको हमारे मुआशरे में, आपको पता ही है हमारी सोसाइटी में कितनी ज़्यादा औरत को ख़ास तौर पे देखा नहीं जाता कि कमी मर्द में है या औरत में है, उसके बावजूद ये जाने बिना औरत को ही मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। मर्द की दूसरी शादी करवा दी जाती है, उस औरत को वहीं बिठा दिया जाता है या फिर उसको तलाक दे के फारिग कर दिया जाता है। बड़ा एक अलमिया है माजरत के साथ। ये जो IVF है जिसके आज हम बात कर रहे हैं, किन मरीजों को ये आप सजेस्ट करती हैं, किन सूरतों में आप इसको सजेस्ट करती हैं? कितना ये ज़्यादा तो रिलीफ मिला है मेल्स को, क्योंकि अगर उनके स्पर्म्स कम हैं, जैसे हम अपने क्लिनिक में देखते हैं कि 4 शादियां करके 4 बीवियों को ला रहे हैं और वो बीवियां नॉर्मल हैं और बाद में जब टेस्ट कराया तो उसी में स्पर्म्स नहीं हैं। तो ये तो रिलीफ मिला है मेल्स को, यानी अगर एक भी स्पर्म नहीं है तो हम टेस्टिकल में से, हम पीछे एपिडिडमस में से, टेल के बगैर अगर हमें उसका सेल भी मिल जाता है ना प्रॉपर, उससे भी इमेच्योर स्पर्म अगर मिल जाता है, उससे भी टेस्ट ट्यूब बेबी हो सकता है। तो हमें एक जिंदा सेल चाहिए, इसके लिए बहुत स्पर्म काउंट की ज़रूरत नहीं है। तो इट इज़ अ रिलीफ फॉर मैन। मर्द जो बिल्कुल टेस्ट नहीं करवाते थे, अपनी रिपोर्टें छुपा के रखते थे, अब ज़्यादातर मेल्स में इनफर्टिलिटी आ रही है। 55 और 45 का रेशियो हो गया है, यानी 55 कॉज मेल है और 45 औरत है। औरत की अगर ट्यूब्स बंद हैं और किसी सूरत भी एग यूट्रस में नहीं जा सकता, वो तो एक डायरेक्ट इंडिकेशन है IVF की, लेकिन ज़्यादातर मेल्स को फ़ायदा हुआ है इसका। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहिबा, अगर रोज़मर्रा हम ज़िंदगी की बात करते हैं, अपनी रूटीन की बात करते हैं, तो किस किस्म की ग़िज़ा इसमें लेनी चाहिए? हमारा जो है मामूलात ज़िंदगी क्या होने चाहिए, हमारी रूटीन क्या होनी चाहिए, कि ये सब चीज़ें भी इस पर असरअंदाज होती हैं? बिल्कुल होती हैं। आजकल ये, जैसे मैं एक और TV प्रोग्राम में बता रही थी कि ये आप स्मॉग अगर देखें तो ये एक बहुत बुरी चीज़ है जो प्लास्टिक इंडस्ट्री से फ्यूम्स निकलते हैं, वो अगर हम इनहेल करती हैं हम औरतें, तो ये ज़ीनोएस्ट्रोजन में तब्दील हो जाते हैं बॉडी में जाके और यूट्रस को बड़ा करते हैं। इसमें फाइब्रॉइड्स बन सकते हैं, एडिनोमायोसिस हो सकता है, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़। अब आप सोचें कि सिर्फ हवा है ना, उसमें स्मॉग है, लेकिन उसके भी इतने नुकसान हैं। और हमारे जो प्लास्टिक का इस्तेमाल है घरों में, प्लास्टिक के बर्तन, लिफाफे, थर्मोपोर, ये वो ऑल आर ज़ीनोएस्ट्रोजन्स बन जाते हैं और मेल्स में ये ईस्ट्रोजन की बहुतात करके उनके स्पर्म काउंट को भी अफेक्ट करते हैं। तो इसलिए ये IVF के ऊपर भी, के रिजल्ट्स पे भी ये जो कंटेमिनेशंस और ये सारी चीज़ें ये अफेक्ट करती हैं, क्योंकि हमारे ये जो टॉक्सिन्स हैं हमारे
پورے ایٹماسفیئر میں، جیسے فینائل ہے، ڈیٹول ہے، میک اپ ہے، بہت سی چیزیں ہیں ان میں، پیرابینز ہیں، تھیلیٹس ہیں، یہ چیزیں بچی کے انڈوں کو افیکٹ کرتی ہیں اور بچے کے سپرمز کو افیکٹ کرتی ہیں. ہمارے آئی وی ایف کے ریزلٹس بھی بہت کم آنے شروع ہو جاتے ہیں اگر ہمارے پاس وہ کپل آتا ہے جو یہ آرٹیفیشل چیزیں، جیسے پیکٹس میں آئی ہوئی چیزیں، جیسے ہر چیز اب پیکٹ میں مل رہی ہے. ہماری فوڈ ایسا ہے، ہم ظاہر ہے آپ ڈسپوزیبل ہیں، ہمارے برتن ڈسپوزیبل ہیں، ہماری غذائیں ڈسپوزیبل، وہ ایسی جو کہ فروزن آئٹمس ہم بہت زیادہ یوز کرتے ہیں. بالکل، اور وہ پلاسٹک جا کے میل کے آرگنز میں بھی، پرائیویٹ آرگنز میں سیٹل ہوتا ہے، اووری میں بھی بیٹھ جاتا جا کے. ہمیں اسٹیمولیشن کرنا، ہمیں ایگز حاصل کرنا بہت ہی مشکل ہے. لڑکیوں کو کیا سجیسٹ کریں گی جو اس وقت ہمیں دیکھ رہی ہیں، سن رہی ہیں، ہماری جو خواتین کہ اپنی بچیوں کو کس طرح کی غذا دینی چاہیے تاکہ خدا نخواستہ فیوچر میں جا کے اس طرح کی پرابلمس جو ہیں ہمیں فیس نہ کرنی پڑے؟ بنے بنائے بازار کے کھانے نہ کھائیں. جو چیز پیکٹ میں آتی ہے اس میں پریزرویٹو ڈلا ہوتا ہے. کوئی بھی چیز ہو، باٹل میں ہو، کین میں ہو، لفافے میں ہو، چپس تک ان میں پریزرویٹو ڈلے ہوتے ہیں. سو ڈونٹ ایٹ اینی تھنگ جو کہ پیکٹ میں آ رہی ہے. اس کے علاوہ اپنے گھر میں مچھر مار دوائیں، ایئر فریشنرز، سینٹڈ کینڈلز اور پرفیومز، اور یہ سب کے سب تھیلیٹس اور پیرابینز ہیں. یہ جو ہم لپسٹک لگاتے ہیں اس کی شیلف لائف صرف 3 مہینے ہوتی ہے اگر اس میں پیرابینز نہ ڈالے جائیں. پیرابین اس کی شیلف لائف کو انکریز کرتا ہے، لیکن یہ زینو ایسٹروجن ہے. اور لوگ تو تب تک یہ کاسمیٹکس، وہ میک اپ، وہ لپسٹکس یوز کرتے ہیں جب تک ختم نہیں ہو جاتی ہیں. آل کاسمیٹکس میکسیمم اس کی ہوتی ہے، سب کاسمیٹکس میں پیرابین اور تھیلیٹس ڈلے ہوتے ہیں، اور یہ بہت برا کر رہے ہیں عورتوں کی ہیلتھ کے لیے. پھر میرا ایک پیغام یہ ہے کہ شادی ہوتے ہی 3 مہینے بعد میل اپنا ایک ٹیسٹ کر لیں اگر کنسیپشن ہوئی. لیکن میرا ایک پیغام یہ ہے کہ پری میرٹل آپ کو چیک کروانا چاہیے. بچی کا ایک الٹرا ساؤنڈ، بچے کا سپرم کاؤنٹ، یہ شادی سے پہلے ہونا چاہیے. یہ لڑکے والے تو کہتے ہیں اوہو یہ تو ہمارے لیے گالی ہے کہ ہمارے بچے کا ٹیسٹ کروانے کا کہہ رہے ہیں، وچ از ویری ویری امپورٹنٹ. اس سب ٹیبو کو ختم کرنا چاہیے. ایک 1500 کا یا شاید کسی کلینک پہ تو 500 کا وہ ٹیسٹ ہو جاتا ہے. سپرم کاؤنٹ ضرور کروائے بچہ شادی سے پہلے، اور بچی کا الٹرا ساؤنڈ. اس کے بعد 3 مہینے تک کنسیپشن نہیں ہوتی تو بچی کو ایک قابل ڈاکٹر کے پاس لے کے جائیں. کپل 6 مہینے تک انتظار کر سکتا ہے، ہو سکتا ہے اس میں سپرم اتنے کم ہو. میرا پیغام یہ ہے، کیونکہ آج آئی وی ایف کا عالمی دن ہے، میرا پیغام یہ ہے کہ ینگ بچیوں کے انڈے ملنا آسان، ان کی کوالٹی بہت اچھی ہوتی ہے، کم دوائیاں لگتی ہیں، کم قیمت استعمال ہوتی ہے، یعنی ان کا خرچہ آئی وی ایف میں کم ہوگا. بڑی عورت کو ہمیں زیادہ ٹیکے لگانے پڑیں گے لاکھوں کے حساب سے، اور لاکھوں کی قیمت کے، اور ان کا آئی وی ایف کا جو ہمیں ییلڈ ملتی ہے، ہمیں تھوڑا سا مطلب اس میں احتیاط پیرنٹس کو، ماؤں کو کرنی چاہیے. ان کو یہ آپ بالکل اچھا سجیسٹ کریے آپ نے کہا کہ شادی سے پہلے ایک ٹیسٹ لازمی کروا لینا چاہیے. اچھا میں آپ سے یہ جاننا چاہتی ہوں اس کے کوئی سائیڈ ایفیکٹس بھی ہوتے ہیں، اور یہ جو یہ آئی وی ایف کا ہے پورا سائیکل ہوتا ہے، اس پہ کتنا خرچ کتنا آتا ہے؟ بیٹے لاکھوں روپے آتے ہیں، اور اگر پازیٹیو پریگننسی نہ آئے تو وہ پیسے واپس نہیں ملتے، کیونکہ 4-5 لاکھ کے تو ٹیکے ہی لگ جاتے ہیں. تو اس لیے یہ بہت مشکل ایک پروسیس ہے، ایموشنلی بھی، فائنینشلی بھی سٹریسفل ہے، ڈاکٹر کے لیے بھی، پیشنٹ کے لیے بھی. اب میرا ایک ایمبریولوجسٹ امریکہ سے آیا ہے، آج ہم اس کو وائنڈ اپ کر رہے ہیں پورے بیچ کو. یقین کریں تہجد سے لے کے فجر تک میں ان پیشنٹس کے لیے دعائیں مانگتی رہتی ہوں کہ اللہ ان کو، کیونکہ بہت سے پیشنٹس تو افورڈ ہی نہیں کر سکتے، وہ اپنی بھینسیں بیچتے ہیں، زمینیں بیچتے ہیں، پھر ہمارے پاس آتے ہیں. اچھا گاؤں دیہات میں بھی اب یہ لوگ کروانے لگے؟ بالکل. اور اتنی غلط فہمی ہے دیہات کے لوگ آگے کہتے ہیں جی امریکہ تو جیڑی ٹیوب آندی ہے نا وہ ساڑھے اندر رکھ دیو. دے تھنک کہ امریکہ سے کوئی بڑی مہنگی سی بچے کی ٹیوب آتی ہے. ٹھیک ہے، ان کو سمجھانا مشکل ہے. صحیح. یہ پروسیجر اب کہہ رہی ہیں پاکستان میں بھی اب اس کو لوگ جاننے لگ گئے، اویئرنیس آنا لوگوں میں شروع ہو گئی. یہ بتائیے گا یہ مذہبی یا سماجی لحاظ سے پاکستان میں اس علاج کو کس نگاہ سے دیکھا جاتا ہے؟ آپ لوگوں کو کسی قسم کی کوئی ہرڈلز؟ کوئی ہرڈل نہیں ہے. مذہبی گروپس نے ہمیشہ ہمیں سپورٹ کیا ہے. اچھا. اور دے انڈرسٹینڈ، کیونکہ پہلا آئی وی ایف کرنے سے پہلے ان کو پوری لوگوں کو دعوت دی گئی تھی، ان کے ساتھ ایک پریس کانفرنس کی گئی تھی، اینڈ دے انڈرسٹینڈ کہ یہ میاں اور بیوی کے ہی جرسومے ہوتے ہیں. ہم ڈونیٹڈ ایگز اور ڈونیٹڈ سپرمز جو ہوتے ہیں وہ نہیں لیتے. اب میرا یہ ہے کہ میں نے، جیسے آپ کہہ رہی تھیں کہ اب چھوٹے شہروں میں بھی، فیصل آباد چھوٹا شہر
शहर तो नहीं है, लेकिन मैंने फैसलाबाद का पहला IVF सेंटर इस्टेब्लिश किया था, फ्रेंड्स IVF सेंटर के नाम से, और अब उसकी सेकंड ब्रांच लाहौर में है, नेस्ट पार्क फेज़ 1 में, फ्रेंड्स IVF के नाम से। तो वहाँ पे भी ये बड़ी कामयाबी से चल रहा था। लेकिन मैं फिर ये कहूँगी कि जब सारे दुरूद और पीर और फ़कीर और हर तरह के तावीज़ ख़त्म हो जाते हैं और औरत 40 साल की होने लगती है, तो तब वो आते हैं हमारे पास IVF के लिए, और उस वक्त उनका जो सक्सेस रेट है वो 5 से 10% से ज़्यादा नहीं होता। ठीक है, मतलब आप कह रही हैं कि बढ़ती उम्र के साथ, यानी कि अगर आप 40+ हो जाते हैं तो उसके चांसेस भी कंसीव करने के कम हो जाते हैं। एग की क्वालिटी बहुत फॉल कर जाती है, क्योंकि एग्स दोबारा नहीं बनते, बच्ची पैदाइश के वक्त अपनी हिस्से के एग्स लेके आती है। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहिबा, ये IVF एक और एक ICSI है, ये इन दोनों में क्या फ़र्क होता है और ये कितना मकबूल है? बिल्कुल, आपका बड़ा पर्टिनेंट क्वेश्चन है, क्योंकि लुई ब्राउन जो पहली IVF पैदा हुई थी, उसमें उन्होंने क्या किया था कि फ्लूइड, एक स्पेशल फ्लूइड होता है, उसमें एग्स और स्पर्म्स को वॉश करके डाल दिया था। वो स्पर्म्स अपनी मर्जी से एग में दाखिल हुए थे। सही। और वो उसकी ये होता है कन्वेंशनल IVF जो सबसे पहले हुआ था। लेकिन कई बार ऐसे देखा गया कि बहुत कोशिश के बावजूद कुछ पेशेंट्स में प्रेगनेंसी नहीं हो रही थी इस तरीके से। फिर उन्होंने एग को माइक्रोस्कोप के नीचे, बड़े सेंसिटिव माइक्रोस्कोप के नीचे रख के देखा, तो माइक्रोस्कोपिकली, यानी ह्यूमन एग जो है एक नुक्ते से भी छोटा था। आप पेंसिल का नुक्ता लगाए ना, तो उससे भी छोटा होता है। उसको जब माइक्रोस्कोप के नीचे रख के देखा तो उसके बाहर एक बड़ा थिक शेल था जिसमें स्पर्म्स एंटर ही नहीं कर रहे थे। तो फिर एक बड़ा ह्यूज माइक्रोस्कोप तैयार किया गया जिसको हम ICSI माइक्रोस्कोप कहते हैं, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इनोकुलेशन माइक्रोस्कोप। उसमें क्या होता है कि हमें अंडा इतना बड़ा नजर आ रहा होता है और एक नीडल होती है जो नेकेड आई से नजर नहीं आती, उसमें हम स्पर्म को फिल करके, तो उस एग की जो बहुत थिक जोना है उसमें से गुजार के एग के अंदर स्पर्म को छोड़ के आते हैं। इसको ICSI कहते हैं। ये IVF का एक बहुत एडवांस तरीका है। उसके बाद फिर ये जो थिक है, इसके बाद हैचिंग होती है एग की। अगर वो थिक जोना पेलूसिडा रहे तो वो हैच ही नहीं करते, हैच करना होता है उन्होंने। फिर एक लेज़र इजाद हुआ जो उस जोना को लेज़र से हम उसको तोड़ते हैं, उसकी दीवार को, फिर वो पूरा एग हैच करके तो यूट्रस में अटैच हो जाता है। ठीक है। अच्छा, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि पाकिस्तान में ये जो IVF की सहूलियात हैं ये किस हद तक दस्तयाब हैं? महंगा तो इलाज है, लेकिन रसाई अगर कोई हासिल करना चाहे तो कहाँ कहाँ मतलब पाकिस्तान में इजीली अवेलेबल है ये इलाज? पूरी हद तक अवेलेबल है। जो पूरी दुनिया में हो रहा है वो हमारे पाकिस्तान में हो रहा है, हमारे सेंटर पे भी हो रहा है। एवरीथिंग इज़ अवेलेबल इन पाकिस्तान। बल्कि अभी मेरे बैच में जो पेशेंट्स थे, कोई UK से आया हुआ था और कोई कनाडा से, क्योंकि 10 गुना ज़्यादा कीमत है बाहर के मुल्कों में, हम तो बहुत कम कीमत में ऑफर करते हैं। ठीक है। पाकिस्तान में आप कह रही हैं कि दूसरे ममालिक की निस्बत बहुत कम खर्च आता है इस इलाज पे। बहुत शुक्रिया। डॉक्टर समीना हक साहिबा हमारे साथ थी जी आज स्टूडियोज़ में। इनको ख़ास तौर पे हमने बुलाया था कि ये जो जदीद तरीक़ा इलाज है जिसको कि आज दुनिया भर में IVF कहा जाता है, आज इसका आलमी दिन भी है, और जानने की कोशिश की कि जो हमारे यहाँ जो जवान इस वक्त नौजवान हैं, जोड़े हैं शादीशुदा, उनको जो मुश्किलात पेश आती हैं कंसीव करने में, इसका हल भी है। और ये जो जदीद तरीक़ा इलाज है किस हद तक मुफीद है और किस तरह से कहाँ कहाँ पाकिस्तान में कितना खर्च आता है, किस तरह से आप इस इलाज के थ्रू अपनी इस कमी को दूर कर सकते हैं और औलाद जैसी नेमत हासिल कर सकते हैं। अभी एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। आप हमारे साथ ही रहिए। वेलकम बैक इन न्यू पाकिस्तान। और अभी आपको बताएं कि पाकिस्तान की तारीख में पहली बार एक मुकम्मल डिजिटल खवातीन पुलिस स्टेशन का क़याम एक ऐसा कदम है जो कि न सिर्फ जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल की अक्कासी करता है बल्कि समाजी इंसाफ की फराहमी में एक नई राह भी मुतय्यन करता है। ये पुलिस स्टेशन एक अलामत है उस एतमाद की जो रियासत अपनी खवातीन शहरियों को देना चाहती है, और इस यकीन की कि इंसाफ सिर्फ ताकतवर के लिए नहीं बल्कि हर कमज़ोर और बेसहारा के लिए भी है। विभागीय वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने इस्लामाबाद में सेफ सिटी हेडक्वार्टर्स में इस ऑनलाइन विमेन पुलिस स्टेशन का इफ्तिताह करते हुए जो पैगाम दिया है वो सिर्फ अल्फाज नहीं थे बल्कि एक विजन था। एक ऐसा विजन, एक ऐसा पाकिस्तान जहां खवातीन को रिपोर्ट दर्ज करवाने के लिए बार बार दरवाजे खटखटाने की ज़रूरत नहीं, जहां वो एक महफूज माहौल में अपनी आवाज़ को बुलंद कर सकें और जहां उनकी बात को भी सुना जाए, समझा जाए और फिर इस पर अमल भी किया जाए।
اور یہ جو خصوصی ہیلپ لائن ہے 1815 اور آئی انفو موبائل ایپ کا اجرا صرف سہولت نہیں بلکہ اختیار ہے۔ اس پلیٹ فارم پر موجود تمام عملہ، کال اٹینڈنٹس، رسپونڈرز اور تفتیشی افسران خواتین پر مشتمل ہے تاکہ ہر خاتون اپنی کہانی بغیر کسی خوف، جھجک یا پھر شرمندگی کے سنا سکے۔ اور یہ سب کچھ اس وقت ممکن ہوا جب ریاست نے فیصلہ کیا کہ انصاف کو عوام کے قریب لانا ہے، نہ کہ عوام کو انصاف کے در پر خوار کرنا ہے۔ اور اس کا تمام تر کریڈٹ سی ایم پنجاب مریم نواز شریف صاحبہ کو جاتا ہے۔ مریم نواز شریف صاحبہ نے سب سے پہلے ان کا یہ انیشیٹو ہے، انہوں نے سب سے پہلے اس منصوبے کی بنیاد رکھی اور پھر اس کو دیکھتے دیکھتے اب اس منصوبے کو پھیلایا جا رہا ہے دیگر صوبوں میں بھی، جیسے کہ خیبر پختونخوا اور اس کے بعد اسلام آباد میں اس سینٹر کے بارے میں ہم آپ کو بتا رہے ہیں۔ تو مریم نواز شریف صاحبہ جب سی ایم بنی تھی، جب وہ وزیر اعلیٰ پنجاب بنی تھی، تو انہوں نے اسی وقت عہد کیا تھا، نہ صرف بلکہ اعلان کیا تھا کہ خواتین کے لیے خواتین ان کی ریڈ لائن ہے اور ان کے لیے وہ ہر ممکن اقدامات اٹھائیں گی۔ ابھی ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے، آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے۔ ویلکم بیک نیو پاکستان۔ ناظرین، میٹرک مکمل کرنا ایک سنگ میل ہوتا ہے اور زندگی کی اس کو پہلی سیڑھی بھی قرار دیا جاتا ہے تعلیمی لحاظ سے، لیکن اس کے بعد کی جو سمت ہوتی ہے اسے طے کرنا کہیں زیادہ اہم ہوتا ہے۔ پاکستان میں اکثر طلباء روایتی مضامین جیسے کہ پری میڈیکل، پری انجینئرنگ، آئی سی ایس یا پھر کامرس کا انتخاب کرتے ہیں، لیکن بدلتے عالمی رجحانات اور ٹیکنالوجی کی ترقی کے تناظر میں اب طلباء کے لیے نئے آپشنز دستیاب ہیں، جس میں مصنوعی ذہانت سر فہرست ہے۔ مصنوعی ذہانت صرف ایک فینسی لفظ نہیں رہا، بلکہ یہ آج کی دنیا کی سب سے زیادہ مانگ رکھنے والی مہارتوں میں شامل ہے۔ روبوٹکس، ڈیٹا سائنس، مشین لرننگ، ہیلتھ ٹیک، فائنانس، سیکیورٹی، ایجوکیشن اور حتیٰ کہ زراعت تک اے آئی نے ہر شعبے کو بدل کر رکھ دیا ہے۔ پاکستان میں بھی مختلف جامعات اور انسٹیٹیوٹس اب اے آئی کی تعلیم دے رہے ہیں اور نوجوان نسل کو اس سمت کی جانب مائل کیا جا رہا ہے۔ میٹرک کے بعد آئی سی ایس یعنی کہ کمپیوٹر سائنس، ایف ایس سی، پری انجینئرنگ یا پھر جنرل سائنس جیسے مضامین کا انتخاب کر کے طلباء اے آئی کی بنیاد رکھ سکتے ہیں۔ اور پھر بعد ازاں اگر ہم بات کریں تو اس میں بی ایس آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے، بی ایس ڈیٹا سائنس ہے اور بی ایس کمپیوٹر سائنس جیسے پروگرامز ہیں جو کہ ان کے کریئر کو ایک نئی جہت دیتے ہیں اور طلباء ہمارے آگے بڑھتے ہیں۔ تو ہمارے ساتھ آج اسی موضوع پر بات کرنے کے لیے ہماری معزز مہمان ڈاکٹر سمن راؤ ہیں جو ایک ماہر تعلیم ہے۔ ان سے ہم جانتے ہیں اس تمام تر جو ہے وہ صورتحال کے بعد ہمارے طلباء، چونکہ میٹرک کا رزلٹ بھی ابھی اناؤنس ہوا ہے ریسنٹلی، اور طلباء بھی ہمارے اسٹوڈنٹس، ہمارے نوجوان بچے بچیاں کافی ایکسائٹیڈ ہیں، جاننا بھی چاہتے ہیں کہ کس سمت کا انہوں نے تعین کرنا ہے۔ تو ڈاکٹر صاحبہ سے جانتے ہیں۔ ڈاکٹر سمن، بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے۔ میٹرک کرنے کے بعد بچوں کو تعلیمی فیلڈ کے انتخاب میں کن عوامل کو مد نظر رکھنا ہوگا، کیا سجیسٹ کریں گی آج کے مارننگ شو میں آپ ہمیں؟ تھینک یو سو مچ۔ اچھا، سب سے پہلے تو ہم یہ ڈسکس کر لیتے ہیں کہ ہم نے کس طرح سے جو ہے وہ اپنے بچوں کو کیٹیگرائز کس طرح سے کرنا ہے کہ آپ نے کس فیلڈ کے اندر جانا ہے۔ ہمیں ایک تو اپنے بچوں کو تھوڑی سی اویئرنیس دینے کی بہت زیادہ ضرورت ہے کہ ہر بچے کا دل ہوتا ہے کہ ہم میڈیکل میں چلے جائیں، انجینئرنگ میں چلے جائیں، کیونکہ ہمارے بچوں کو آپشنس بتائے نہیں جاتے۔ ان کو صرف یہی پتا ہے کہ ہمیں ڈاکٹر بننا ہے، انجینئر بننا ہے یا پائلٹ بننا ہے، اس کے اندر اسکوپ ہو جاتا ہے۔ ہم اپنے بچوں سے صرف یہ کہنا چاہتے ہیں کہ آپ اس فیلڈ کو سلیکٹ کریں جو آپ کا پیشن ہے، جو چیز آپ کو سمجھ آتی ہے۔ میں آپ کو ایک جنرل ایگزامپل دوں، اگر میٹرک کے اندر اس ٹائم پہ 11 لاکھ بچہ اپیئر ہوا تھا اور 11 لاکھ بچے میں سے تقریباً 7 لاکھ بچہ پاس ہوا اور باقی سارا بچہ ہمارا فیل ہو چکا ہے، تو اب ہم اس میں تھوڑی سی ترتیب دے دیتے ہیں۔ وہ بچے جن کے 90% مارکس آئے ہیں they can go for ICS CSS کی طرف وہ لوگ جا سکتے ہیں، وہ جا سکتے ہیں میڈیکل کی طرف، انجینئرنگ کی طرف، اگر روبوٹکس کی طرف جانا چاہتے ہیں، کوڈنگ کی طرف جانا چاہتے ہیں، آپ نے بتایا بی ایس انجینئرنگ کی طرف، بی ایس سائنسز کی طرف جانا چاہتے ہیں۔ these are so much good fields right now, but اب ان بچوں کا کیا جو بچے فیل ہو چکے ہیں یا وہ بچے جن کی 50 to 60% پرسنٹیج آئی ہے، جن کو کوئی اچھے سکولز میں اچھے نیکسٹ کالجز کے اندر بھی ایڈمیشن نہیں ملنا۔ ایک چیز تو یہ آپ نے مائنڈ میں رکھنی ہے کہ دنیا کے اکارڈنگ بچوں کو ہمیں چلانا ہے۔ یہ دور بہت پرانا ہو گیا کہ ہر بچی کو بس ہم نے میڈیکل کروانا ہے اور ہر بچے کو ہم نے انجینئرنگ کروانی ہے۔ آنے والے دور میں AI is the key۔ فیشن ڈیزائننگ، میڈیا، روبوٹکس، اگین بتاؤں گی کوڈنگ، یہ پاکستان کا فیوچر ہے۔ اور اس کے اندر مزے کی بات یہ ہے کہ ابھی تک اتنا زیادہ اس میں بہت گیپس ہیں، اور جو بچے اس گیپ کو اس ٹائم فل کر جائیں گے، آنے والے 5 سالوں کے اندر
वो पाकिस्तान का जो है वो बहुत बड़ा सरमाया बनने जा रहे हैं। ये मैं आपको ऑन द नोट बात बता रही हूँ, क्योंकि इस टाइम पे इस फील्ड के अंदर बच्चे नहीं है, इसमें लैक है। हमारे पास इन चीजों के अंदर बच्चे हैं ही नहीं, क्योंकि बच्चे ज्यादातर हमारे इंजीनियरिंग की तरफ चले जाते हैं। इसके साथ साथ हमने अपने बच्चों को ये बताना है कि आप ट्रेंड है ना, लड़के हमारे जो है वो इंजीनियर बन जाते हैं, लड़कियां बेचारी जो है उनको फिर अल्टीमेटली डॉक्टर बनना पड़ता है। कंपटीशन फैमिली में हमारी इतना सख्त होता है, कजन्स में खास तौर पे एक ट्रेंड है। अच्छा डॉक्टर समन, ये भी बताइएगा, पाकिस्तान में जो आप AI की बात कर रही हैं, ये जो मसनूई ज़हानत है, इसकी तालीम हासिल करने के क्या मौके मौजूद हैं? अच्छा, पाकिस्तान में बहुत से ऐसे स्कूल्स हैं जो AI की तालीम दे रही हैं, लेकिन अगर आपको स्पेसिफिकली AI की तालीम चाहिए तो हमारे पास कोर्सेज हो रहे हैं। यहाँ पे बहुत से लोग हैं जो कोर्सेज करवा रहे हैं, जिसमें दे हैव 2 years प्लान कोर्सेज, 1 year के कोर्सेज हैं। मैं वही आगे आपको डिस्कस करके ये बताने लगी थी कि वो बच्चे जो फेल हो चुके हुए हैं ना, हम उन पे बात करते हैं। जो बच्चे पास हैं उनके लिए एप्रिसिएशन भी है, उनको तो मिठाइयाँ भी मिल रही हैं, सब कुछ हो रहा है। पर जो हमारे बच्चे फेल हो चुके हुए हैं, हम क्यों ना उनके साथ एक हमदर्दी वाला कॉर्नर रखें कि ठीक है बेटा, फेल होना कोई बुरी बात नहीं है, यू हैव एन ऑप्शन। अगर आप फेल भी होगे तो आपके पास दुनिया खुली है। आपने मीडिया पे देखा हुआ होगा बच्चे कैसे रो पीट रहे हैं। एक तो पहले तो ये तालीमी निजाम इसकी समझ नहीं आती है कि आप पास और फेल, एक छोटे 16 एक बच्चा है 14 साल का और 15 साल का, ये एज है मैट्रिक में अपेयर होने की। आपको पता है इस टाइम पे बच्चा सबसे ज्यादा डिजास्टर होता है, हार्मोनल चेंज हो रहे होते हैं बच्चे की बॉडी में, फिर हमारी जो सोसाइटी है, हमारी फिर जो फूड्स हैं, ये फिर हमारी जो रूटीन्स हैं, ये बड़ा मैटर करता है। आप बड़ा अच्छा पॉइंट रेज कर रही हैं यहाँ पे। तो फिर क्या सजेस्ट करेंगे? आप कह रही हैं कि आज के इस शो में जी हमने पास होने वाले बच्चों को तो सजेस्ट करना ही है, लेकिन जो बच्चे फेल हो गए उन्होंने मायूस नहीं होना। आज का ये प्रोग्राम खास तौर पे उन बच्चों के लिए है। जी डॉक्टर सुमन। बिल्कुल, हम खास तौर पे सिर्फ उन्हीं बच्चों के लिए कर रहे हैं जो फेल हो चुके हैं। हम उन्हें बताना चाहते हैं कि बेटा देखिए, अगर आप फेल हो गए तो इसका मतलब ये नहीं आप जिंदगी से फेल हो गए। अगर आप फिनलैंड की एग्जांपल उठाएं, दुनिया में अगर किसी का एजुकेशनल सिस्टम अच्छा माना जाता है तो वो फिनलैंड का है। और अमेजिंग चीज ये है कि 16 साल की एज से पहले तक वहां पे एग्जामिनेशन सिस्टम होता ही नहीं है। वहां पे सिर्फ और सिर्फ IQ का सिस्टम होता है। जिस बच्चे का जहां पर ज्यादा रुझान होता है उसको उस फील्ड में भेज दिया जाता है। वहां पे पास और फेल का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। पर अनबिलीवेबल हमारे पाकिस्तान में ये कॉन्सेप्ट है। हमारा 14 साल का बच्चा, इस टाइम पे बच्चे इतने मायूस हैं, आप यकीन करें, मुझे मेरा DM इस टाइम पे भरा है, बच्चे रो रहे हैं, अब हमारा कुछ नहीं हो सकता, हम अब क्या करें, हम तो फेल हो गए। बच्चों, आप लोगों के लिए बहुत से ऑप्शंस हैं। आप इवन तो पार्ट टाइम के अंदर क्रिएटिव जॉब्स कर सकते हैं, आप डिप्लोमास कर सकते हैं। मेडिकल के अगर आप जाना चाहते हैं, मेडिकल के बहुत से डिप्लोमास आते हैं जो आप कर सकते हैं। इसमें IT है, IT इज द की। अगर आप IT के डिपार्टमेंट में जाते हैं, आपको आने वाले 5 सालों में फिर कोई नहीं पकड़ सकता। क्योंकि मैं आपको बता रही हूँ, पाकिस्तान में इस टाइम पे गैप्स हैं, इन गैप्स को फिल करने की जरूरत है। और जो भी इस गैप को फिल करेगा वो आने वाले टाइम में बादशाह बनने वाला है। और इसमें सबसे ज्यादा मेरे ख्याल से जो रोल है वो पेरेंट्स का है। पेरेंट्स को यहाँ पर रोल प्ले करने की बड़ी शदीद जरूरत है। डॉक्टर सुमन, ये जो मैट्रिक लेवल के हमारे स्टूडेंट्स हैं, अभी से AI की बुनियादी तरबियत देना उनके लिए जरूरी है। उनको क्या सजेस्ट करेंगे आप? या फिर आप बता रही हैं जो हमारे बच्चे मैट्रिक नहीं कर पाते हैं, जी उनके लिए क्या सजेस्ट करेंगी? जी बिल्कुल, उनको अभी से ही करने की जरूरत है। और मैं तो आपको साथ ये भी कह रही हूँ कि बच्चों को डिवाइड करें। मॉर्निंग में अगर वो कोई चीज पढ़ रहे हैं तो उसको उसी हद तक रखें, इवनिंग में उनको प्रैक्टिकली कोई जॉब करवाएं, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ। हम अपने बच्चों को सिखाते ही नहीं है कि आपने क्रिएटिविटी में किस तरह से जाना है। अब आप देखिए, अगर बच्चा मेडिकल भी करता है, 5 साल उसके पहले यूनिवर्सिटी के हैं, 5 साल MBBS की हैं, 2 साल हाउस जॉब की है, फिर स्पेशलाइजेशन की है, वो 10 साल में जाके कहीं डॉक्टर बनता है। ठीक है, तो उससे तो बेहतर है कि आप इवनिंग के अंदर आप बच्चे ब्लॉगिंग की तरफ जा सकते हैं, बच्चे पब्लिक स्पीकिंग की तरफ जा सकते हैं, छोटे छोटे से डिप्लोमास आते हैं वो कर सकते हैं। इवन दो हर बच्चे ने, जो बच्चा बस फेल हो गया ना, उसने कोई ना कोई स्मॉल बिजनेस शुरू करना है। ये अब आप लिख लें, पेरेंट्स भी लिख लें, बच्चे भी लिख लें। अगर फेल भी हो गया कोई बात नहीं, मॉर्निंग में अगर वो कोई स्टडी की तरफ जा रही है, अगर अपने सप्लीमेंट्री के पेपर देने हैं, उसकी तैयारी कर रहे हैं, विच इज गुड, पढ़ाई इज आल्सो इंपॉर्टेंट। लेकिन आपने इवनिंग टाइम में अपने आप को कोचिंग में बिजी नहीं करना। आपने कोई स्मॉल बिजनेस शुरू करना है। आप देखिएगा कि जो बच्चे खुद, अच्छा डॉक्टर सुमन, यही मेरा सवाल था, मार्केट में हमारे इन बच्चों के लिए क्या वाकई कोई AI से वाबस्ता जॉब्स हैं या सिर्फ ये एक ट्रेंड है जो चल पड़ा है? जी अच्छा, आप थोड़ा सा सर्वे अगर इस चीज के ऊपर करें कि इस टाइम पे आपको पता है कि ऑनलाइन बिजनेस बहुत हाइप जा रही है। अब ऑनलाइन बिजनेस बेस्ड ही है, ये के ऊपर करता है, बिल्कुल, ठीक है। और बाहर से जितना सिस्टम है सब कुछ ऑनलाइन शिफ्ट हो रहा है। AI बेसिकली क्या है?
AI रोबोटिक्स है, AI इमेजेस हैं, उसमें ही होता है, AI कोडिंग होती है, वीडियोस होते हैं। आप जो बच्चे जिनको AI का समझ आ जाता है ना, वो उस सॉफ्टवेयर के थ्रू आपको किसी मॉडल की जरूरत नहीं रहती है, आप ऑटोमेटिकली उससे वीडियोस जनरेट कर सकते हैं, आप उससे पिक्चर्स जनरेट करके हमारे पास एक ऐप होती है जिसपे बच्चे जनरेट करके सेंड करते हैं, फिर उनको बाहर के लोग हायर करते हैं, उनको प्रोजेक्ट वर्क्स देते हैं, और वो जो प्रोजेक्ट वर्क्स देते हैं वो उनको बहुत इजी काम होता है, वो उनको डिलीवर करते हैं, उनको डॉलर्स में पेमेंट मिलती है। तो इट्स अ वेरी इजी थिंग टू डू, घर बैठ के आप कर सकते हैं। तो ये तो हमारे बच्चों को लाजमी करना चाहिए, क्योंकि AI तो फ्यूचर है आने वाली दुनिया का, नॉट इन। अच्छा डॉक्टर सुमन, यहाँ पे एक पॉइंट ये भी है, डिग्री से ज्यादा एक कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ ये बनता चला जा रहा है कि डिग्री से ज्यादा अब बच्चों के लिए AI स्किल्स सीखना जो है वो ज्यादा जरूरी है। दैट्स मीन कि आने वाले वक्तों में क्या डिग्रीज की जो वैल्यू है, वर्थ है, वो कम हो जाएगी? देखिए आने वाले टाइम में क्या, अगर आप अभी का भी सिनेरियो देखें तो डिग्रीज की वर्थ नहीं है। आई एम सॉरी टू से, डिग्रीज की अभी भी एज सच वर्थ नहीं है। जिन्होंने मेडिकल इंजीनियरिंग की डिग्रीज ली हुई थी, आजकल आप सोशल मीडिया पे अगर देखें तो वो भी कोई ना कोई स्टॉल लगा के बैठे हैं कि हमें जॉब्स नहीं मिल रही, हमें चीजें नहीं मिल रही। क्यों? क्योंकि फ्यूचर इस टाइम पे देखिए, रीजन ये थी कि जैसे अगर लेट्स सपोज 100 बच्चा था ना, तो 100 का 100 बच्चा ही मेडिकल में चला गया। अब 100 का 100 बच्चा मेडिकल की सीट्स को फिल आउट नहीं कर सकता, तो इसी तरह से अब हर बच्चा ही मेडिकल के अंदर है, तो उनके पास जगह ही नहीं है, स्पेस ही नहीं है। और जिसको स्पेस को फिल करना था, जो हमारे पास रोबोटिक्स और बाकी चीजें थी, उसको किसी ने स्पेस को फिल नहीं किया। तो ये रीजन है कि अब डिग्रीज की वैल्यू थोड़ी सी कम होती जा रही है। एजुकेशन इज इम्पोर्टेंट, बट सिर्फ डिग्री के लिए नहीं करनी आपने सिर्फ और सिर्फ अपनी इम्प्रूवमेंट, आपको चीजों का पता हो, आपको पता हो आपने डीलिंग किस तरह से करनी है, आपको लिखना पढ़ना, आपको स्किल्स आती हो, सिर्फ इसलिए जरूरी है। एक स्टडीज हुई है, उसने स्टडी में जो एनालिसिस है वो ये निकला है कि जो आपका इमोशनल IQ लेवल है, जो आपकी इमोशनल एक्टिविटीज हैं, वो ज्यादा मैटर करती है rather than आपके IQ लेवल्स। अच्छा, गवर्नमेंट लेवल पे कुछ किया जा रहा है हमारे इन स्टूडेंट्स के लिए जो कि AI जैसी तालीम हासिल करना चाह रहे हैं? क्या इनको भी स्कॉलरशिप्स, कोई ऐसे प्रोग्राम्स हैं आपकी नॉलेज में? नहीं, अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में इस तरह से गवर्नमेंट लेवल पे कोई ह्यूज लेवल के ऊपर इस तरह से अभी कोई काम नहीं हो रहा। कराची में एक दो इदारे हैं जो AI के ऊपर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट लेवल पर इस टाइम पे कोई काम नहीं हो रहा। और गवर्नमेंट से तो अपील की जाती है कि खुदारा, एक तो आपने जो खूनी रट्टालाइजेशन सिस्टम पाकिस्तान में रखा हुआ है मैट्रिक के नाम पे, इसको हटा दें। पंजाब टेक्स्ट बुक 55 साल पुराना सिलेबस है, उसका आने वाले दौर से कोई लेना देना नहीं है। आप लोग बच्चों को क्यों खपा रहे हैं? सिर्फ रट्टा लगाने की बेस पे आपने 35% बच्चा हमारा फेल कर दिया है, और वो बच्चा फेल किया है जिसको आपने पेपर भी नहीं वापस करने, उस बेचारे को ये भी नहीं पता कि मैंने क्या गलतियां क्या ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। हमारा तो लैक ऑफ एजुकेशन सिस्टम है बहुत ज्यादा। अगर हम फेलियर्स की तरफ देखें कि हमारा बच्चा फेल क्यों होता है, तो आप यकीन करें उसमें से 60 to 70% सिस्टम इसको करार दिया जा रहा है। जी बहुत शुक्रिया। माहिर तालीम डॉक्टर सुमन राव हमारे साथ थी, और हमने आज के प्रोग्राम में AI जैसी जो तालीम में जदीदियत है, इसके जो फायदे हैं, इस पे बात की। लेकिन अफसोस के साथ ये भी कहना पड़ता है, जब हम तालीम हासिल करते थे तो हमारे वालिदैन की तरफ से कहा जाता था कि जो मैट्रिक है वो हमारी ज़िंदगी की पहली सीढ़ी होती है, और ये सीढ़ी जब हम कामयाबी से तय कर लेते हैं, चढ़ जाते हैं, तो फिर आगे मनाजिल जो है वो आसान हो जाती हैं। जदीदियत की तरफ भी आइए, ज़िंदगी को बदलिए, लेकिन तालीम भी साथ साथ कंटिन्यू रखिए। अभी एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद एक नए सेगमेंट के साथ, तो आप हमारे साथ ही रहिए। वेलकम बैक इन न्यू पाकिस्तान। और अभी बात करते हैं जी क्रिकेट पर। पाकिस्तान ने आखिरकार बांग्लादेश के खिलाफ 3 मैचेस की T20 सीरीज के तीसरे और आखिरी मैच में शानदार वापसी करते हुए 74 रन से कामयाबी अपने नाम कर ली। मीरपुर के शेर-ए-बंगला नेशनल स्टेडियम में खेले गए इस मैच में कौमी टीम ने पहले बैटिंग करते हुए 7 विकेटों के नुकसान पर 178 रन स्कोर किए, जिसमें ओपनर साहबजादा फरहान की जानदार निस्फ सेंचुरी ने टीम को मुस्तहकम बुनियाद फ्राहम की। उन्होंने 63 रन की इनिंग्स खेली, जबकि हसन नवाज, मोहम्मद नवाज और साइम अयूब ने भी अहम किरदार अदा किया। तो इसी पर हम बात करेंगे जी। हमारे साथ हाफिज इमरान साहब स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं, आप प्रोग्राम भी होस्ट करते हैं स्पोर्ट्स का, काफ़ी गहरी आपकी नज़र है क्रिकेट पर, खेल के मैदान पर। और आज हम चूँकि पाकिस्तान की फतह पर बात कर रहे हैं, क्रिकेट पर बात कर रहे हैं, तो इमरान आपको अपने मॉर्निंग शो में आपको वेलकम करते हैं। आपसे जानना चाहते हैं पाकिस्तान की जो फतह है किस नज़र से आप देखते हैं? क्या महज ये एक फतह है या कुछ सीखने का मौका भी है? क्योंकि ये जो फतह है ये मुसलसल 2 शिकस्तों के बाद हमें नसीब हुई है। क्या कमेंट करेंगे इस पे? देखिए बात ये है कि ये बिल्कुल वैसे ही है कि जैसे एक बच्चा
روتا رہے پورا دن اور شام میں اس کو آپ ایک ٹافی دے دیں تو وہ بچہ کہتا ہے جی مجھے گولی نصیب ہو گئی ہے شام کے ٹائم پہ. اور دوسرا یہ ہے کہ پاکستان میں گزشتہ کچھ عرصے سے کرکٹ کے حوالے سے چیزیں جو لوگوں تک بیان کی جا رہی ہیں. ٹافی جس کی آپ نے بات کی ہے عمران، یہ ہمیں اللہ میاں نے دی ہے یا پھر آپ کیا بنگلہ دیش کرکٹ ٹیم کی بات کر رہے ہیں؟ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ سارا دن رونے کے بعد کچھ بھی مل جائے تو لوگ کہتے ہیں چلو یار بھاگتے چور کی لنگوٹی صحیح. ٹھیک، تو اس لیے اس کو آپ کسی بھی معنی میں لے لیں کہ بنیادی طور پر ایک لطیف سا مزاح ہے جو کہ اگر لوگوں کو اب سمجھ تو آتا نہیں ہے زیادہ، تو اس لیے جو کرکٹ چلانے والے لوگ ہیں بنیادی طور پر یہ ان کی بات ہو رہی ہے. تو یہ بڑا تکلیف دہ اور افسوسناک ہے مدیہ جب ہم یہ بات کرتے ہیں. لیکن بنیادی طور پر جو مسئلہ ہے، جیسے آپ نے ابھی بھی کہا کہ کیا ہمارے لیے اس میں کچھ سیکھنے کا موقع بھی ہے یا کیا ہے، تو یہ جو سیکھنے والا لفظ ہے یہ پاکستان میں کرکٹرز کچھ اور ان کے ارد گرد کے لوگ جو کہ وقت کے ساتھ ساتھ جن کا غلبہ آتا گیا میڈیا میں، انہوں نے ایسے فینسی ورڈز کے اوپر یا فیشنیبل ورڈز جو ہے نا ان کے اوپر پاکستان کے لوگوں کو لگایا، جس کی وجہ سے آج پاکستان کرکٹ کا یہ حال ہے کہ بنیادی چیزوں سے لوگ محروم ہیں، اس سے نہ واقف ہیں. اب یہ کون سا لفظ ہے کہ سیکھنا ہے؟ آپ پہلے دن جس دن آپ نے پروگرام کیا تھا آپ اس دن سے پروگرام کر رہی ہیں. ہاں آپ میں آپ کی انہینس ہوتی ہیں سکلز، آپ میں میچیورٹی آتی ہے، لیکن آپ کو بنیادی چیزوں کا پتہ ہوتا ہے کہ میں نے کیا کام کرنا ہے. تو پاکستان کے کرکٹ کا یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے. اور جو لوگ باہر بیٹھے ہوئے ہیں جو فیصلہ سازی کرتے ہیں یا جو ان کے ارد گرد کے لوگ ہیں جو مشیر ہیں ان کے جو ان کو مشورے دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی سیکھ رہے ہیں، گروم ہو رہے ہیں. یہ گروم ہونے کی جگہ نہیں ہے، یہ پرفارم کرنے کی جگہ ہے. آپ کو گرومنگ کے پیسے نہیں ملتے، میچ فیس یا آپ کو کانٹریکٹ، آپ کو پرفارم کرنے کے پیسے ملتے ہیں. دنیا میں کسی جگہ پر گرومنگ کے آپ کو اتنے بھاری معاوضہ ملتا ہے 30 لاکھ 40 لاکھ 50 لاکھ، یا آپ کو لاکھوں میں میچ فیس، یا آپ کو کروڑوں کے ایڈز، یہ گرومنگ کے لیے ملتے ہیں، یہ پرفارمنس کے لیے ملتے ہیں. تو ہمیں بیک ٹو بیسکس ہونا پڑے گا. ہماری بیسکس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے، بنیاد کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. بنیاد غلط رکھ دی گئی ہے اور ایک نسل تیار ہوئی ہے جو ان فیشنیبل ورڈز کے ساتھ پاکستان میں کرکٹ کو آگے ایکسپلین کرتی ہے یا پھر اس کو سمجھتی ہے یا بیان کرتی ہے. تو جس وجہ سے آج ہمیں یہ لگتا ہے کہ شاید یار یہ نئے لوگ آ گئے ہیں، ان کو موقع دے دیں، یہ بھی نیا ہے. کیا نیا ہے بھائی؟ کیا نئے کھلاڑی کی جو میچ فیس ہے وہ اس کو اس لیے کم دے دی جاتی کہ یار یا اس کو کہا جائے کہ یہ چونکہ آپ سیکھ رہے ہیں تو آپ ادارے کو پیسے دیں؟ ایسا نہیں ہوتا. المیہ ہے ہمارے ملک میں، اب ہر فیلڈ میں ہی ایسا ہوتا ہے کہ بھائی یہ نیا آیا تو اس کو چانس دے دیا جائے، پرچی سسٹم ہے. اچھا دیکھیں، چانس دینے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن آپ یہ تو دیکھیں نا، چانس دینے والا یہ تو دیکھیں کہ جناب چانس دینے کی ضرورت بھی ہے، اس کی اہلیت بھی ہے یا نہیں ہے. مطلب لگا دو جی، آپ اپنے ارد گرد پہلے کیا ہوتا تھا کہ وہ ایک فرسٹ کلاس کرکٹر دور سے پہچانا جاتا تھا کہ یار یہ فرسٹ کلاس کرکٹر ہے. پاکستان کھیلنا تو بہت دور کی بات ہے. حافظ صاحب آپ نام لینا، آپ نام کیوں نہیں لیتے ہیں؟ آپ ایسے نام اگر لینا چاہتے ہو، آپ نیو کا پلیٹ فارم ہے. دیکھیں سب کے نام پاکستان میں تو شاید کوئی نام لیتا ہی نہیں ہے. ابھی طلعت حسین صاحب کے اب صاحبزادے آئے ہیں کرکٹ میں، آپ دیکھ لیں، اب آپ ہی ان کے بارے میں بتا سکتے ہیں. کرکٹ پہ آپ ہی کی گرپ ہے، آپ ہی وضاحت کر سکتے ہیں. طلعت کے بیٹے اس ڈیولپمنٹ اسکواڈ سے آئے ہیں. طلعت کے بیٹے نے پاکستان میں جو ان کی ایج کرکٹ ہے وہ کھیلتے ہوئے آئے ہیں. اب اگر وہ اچھا کھیلتے ہیں یا نہیں کھیلتے ہیں یہ ایک الگ بحث ہے. یہیں پر لاہور کے کئی کرکٹ گراؤنڈز میں نائٹ کرکٹ میں انہوں نے اپنے میچز دیکھے ہیں. اب وہ نشانے پہ اس لیے آئے کہ وہ طلعت کے ہیں. سلیکشن کمیٹی بتائے کہ اس سے پہلے مصباح کے بھی بیٹے کھیلے. پاکستان میں سارے کرکٹر جو موسٹلی کرکٹرز ہیں ان کے بیٹے کرکٹ کھیل رہے ہیں. کسی کا بیٹا ہونا، بھتیجا ہونا، بھانجا ہونا، ٹھیک ہے، یا دوست ہونا، یہ جرم نہیں ہے. جرم یہ ہے کہ جب آپ میرٹ کو وائلیٹ کرتے ہیں، جب آپ ٹیلنٹ کی ناقدری کرتے ہیں. یہی پوائنٹ حافظ صاحب، یہی پوائنٹ ہم اٹھانا چاہ رہے تھے. میرٹ کو آپ وائلیٹ کرتے ہیں تو تب یہ سوال اس لیے ریز ہوا تھا یہاں پہ. اچھا خیر، یہ جو ہماری جیت ہے، چلیں تیسرا ہی میچ صحیح جیتے تو صحیح نا، اس جیت کو کس طرح دیکھتے ہیں آپ؟ کیا بنگلہ دیش کی ٹیم تیسرے میچ میں پھنس گئی تھی یا پھر یہ پریشر تھا یا پاکستانی بالرز کا دباؤ؟ کیا سمجھتے ہیں اس کو آپ؟ دیکھیں نہیں، دونوں آنکھوں سے دیکھا ہے. جو آپ نے پوچھا کہ کیسے دیکھتے ہیں، ٹیلی ویژن پہ دیکھا. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ ایک پریشر لیس میچ تھا، اس کا کوئی دباؤ نہیں تھا. یہ صاحبزادہ فرحان کو یہاں پر کھلا کر نا تیسرے میچ میں یہ زیادتی کی گئی ہے. آپ اسی کھلاڑی کو کھلاتے تیسرے میچ میں جس کو آپ نے 2 کھلائے ہیں
ताकि आप अगले मैच के लिए कोई बेहतर हिकमत अमली तैयार कर सकते। अब जिन जिन खिलाड़ियों ने परफॉर्म किया है उन सब खिलाड़ियों के ऊपर किसी चीज का कोई दबाव होगा? तो क्रिकेट, इंटरनेशनल क्रिकेट, ये सारी की सारी इसका इन्हिसार इसके ऊपर है जो आप दबाव का सामना करते हैं। उस दबाव में जब आप परफॉर्म करते हैं तब जाकर के आपकी सलाहियतें निखरती हैं और आपकी सलाहियत, हकीकी सलाहियत के बारे में लोगों को ये जानने का और परखने का मौका मिलता है। मतलब आप ये आज की इस डिबेट का जो आपने कमेंट किया कि यहाँ पर हमें हमारी जो क्रिकेट टीम है इसको ग्रूम करने की नहीं बल्कि परफॉर्म करने की शदीद जरूरत है। जी बहुत शुक्रिया हाफिज इमरान साहब हमारे साथ थे, जी स्पोर्ट्स एनालिस्ट। आपने वक्त दिया, हमारी क्रिकेट टीम की जो कारकर्दगी है बांग्लादेश में जाकर के उस पर आपने हमें बताया कि किसने किस तरह से खेला। अभी एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद एक नए सेगमेंट के साथ। तो नाज़रीन आप हमारे साथ ही रहिए। वेलकम बैक इन न्यू पाकिस्तान। और अभी बात करेंगे एक अफसोसनाक वाक़े पर जो कि स्वात ख्वाजा खेला में एक मदरसे के अंदर पेश आया है। स्वात ख्वाजा खेला में एक मदरसे के अंदर मुबैना तौर पर असातिज़ा के तशद्दुद से एक कम उम्र तालिब इल्म फरहान की मौत ने पूरी वादी को सोगवार कर दिया है। ये वाक़या पीर के रोज़ उस वक्त पेश आया जब मदरसे के कुछ असातिज़ा ने गैर हाज़िरी की सज़ा के तौर पर बच्चे को मारना शुरू किया, जो बादशाह बेरहमाना तशद्दुद में बदल गया और इसकी जान ले गया। ये तशद्दुद वाक़े के फौरी बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मदरसे में मौजूद 11 असातिज़ा को गिरफ्तार कर लिया है, जिन्हें आज जुडिशल मैजिस्ट्रेट ख्वाजा खेला की अदालत में पेश कर दिया जाएगा, जहां से उन्हें 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले किया जाएगा। ताहम मदरसे का मोहतमम और एक मरकजी मुलजिम ताहाल पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। DPO सवात उमर खान कहते हैं कि मदरसे को सील कर दिया गया है, जहां से 300 तलबा को बाजियाब करा करके वालिदैन के हवाले कर दिया गया है। पुलिस कहती है कि मदरसा गैर कानूनी तौर पर चलाया जा रहा था और इसके खिलाफ कार्रवाई जारी है। इस वाक़े की संगीनी उस वक्त मजीद बढ़ गई जब ऐनी शाहिदीन ने बताया कि तशद्दुद क्लास के दीगर तलबा के सामने हुआ और किसी बच्चे को बचाने की इजाज़त नहीं दी गई। बच्चे को फौरी करीबी हॉस्पिटल ले जाया गया लेकिन वो जाँबर ना हो सका। ये वाक़या कई सवालात को जन्म देता है। क्या हमारे मदरसे बच्चों के लिए महफूज है? क्या इन इदारों की रजिस्ट्रेशन और निगरानी का कोई मौसर निज़ाम मौजूद है? और सबसे अहम सवाल ये है कि क्या तशद्दुद को तालीमी इदारों में बतौर तरबियत जायज़ समझा जा रहा है? बहरहाल वहाँ पर इस वक्त पुलिस की जानिब से क्या किया जा रहा है? ये जो गैर कानूनी तौर पर मदरसे चलाए जा रहे हैं, जो स्टूडेंट्स बेचारा इस दुनिया से चला गया है, वालिदैन का क्या मौक़िफ़ है, इस तमाम तर सूरत हाल पर हम बात करेंगे। वहाँ से हमारे नुमाइंदे हारून सिराज हमारे साथ हैं सवात से। हारून, सबसे पहले तो हमें ये बताइएगा, ये जो अफसोसनाक वाक़या पेश आया है, पुलिस को इत्तला किस तरह मिली इस वाक़े की? जी बहुत शुक्रिया आपका। जी इस तरह है कि जिस तरह ये वाक़या रोनुमा हुआ और इस बच्चे पर तशद्दुद की गई, तो उसके बाद जो मदरसे के नाजिम है और उस्ताद हैं, उन्होंने इस बच्चे को जो है ये हॉस्पिटल मुंतकिल किया है। और हॉस्पिटल में जब ये मुंतकिल हुआ है तो जब फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट हॉस्पिटल में इनसे ली गई है तो इन्होंने पहले ये कहा है कि ये हमारा अपना ही बच्चा है और इसको किसी ने तशद्दुद किया है। तो जब हॉस्पिटल में ये बात फिर मजीद आगे बढ़ गई तो फिर इन्हीं मदरसे के जो मुंतजिमीन थे उन्होंने उसकी जो बच्चे की जो चचा हैं उनको कॉल किए है और इसी तरह उनके अहले खानों को ये खबर मिली है। और ये जो अहले खानों को ये खबर मिली तो उन्होंने तो ये बच्चा घर से रुखसत इसी वजह से किया था कि ये दीनी तालीम हासिल करे और माँ बाप का एक ख्वाब था कि ये दीनी तालीम पूरी करे और अपनी जो मदरसी के सबक है इसको अच्छी तरीके से मुकम्मल कर ले। लेकिन उनको क्या पता था कि उनके लख्त जिगर जो है वो उसको तशद्दुद करके कत्ल कर दिया गया है। और हारून, ये कोई पहली ऐसी मिसाल नहीं है। ये जो मदारिस हैं जो कि गैर कानूनी तौर पर चलाए जा रहे हैं, यहाँ पर गैर कानूनी में इस वजह से कह रही हूँ कि रजिस्ट्रेशन नहीं होती। वहाँ पर ये जो असातिज़ा जो कि जानवरों के रूप में, असातिज़ा के रूप में जानवर, भेड़िए वहाँ पर मौजूद होते हैं। ये कोई पहला वाक़या नहीं है, पहले भी इस तरह के वाक़यात मुतअद्दिद हम रिपोर्ट कर चुके हैं। बहरहाल अफसोसनाक, जितना भी इसको कंडेम किया जाए वो कम है, इंतहाई अफसोसनाक सूरत हाल है। वालिदैन को भी सोचना चाहिए कि किस तरह से ये दीनी तालीम के नाम पर हम अपने छोटे छोटे मासूम बच्चों को इन मदारिस के जो कि गैर कानूनी तौर पर चलाए जा रहे हैं, इन भेड़ियों के, इन जानवरों के हवाले कर देते हैं। हारून, ये जो 11 दीगर असातिज़ा अरेस्ट किए गए हैं, अदालत में इनका रवैया कैसा था? इन्होंने किसी बात का इतराफ़ किया है? क्या बताते हैं ये सारा जब सीन हुआ तो ये सब वहां पर खड़े होकर क्या तमाशा देख रहे थे?
जी बिल्कुल, इस तरह है कि जो आपने जिस तरह बात की कि इनके बच्चों के साथ जो रवैया इख्तियार किया जाता है, देखें जी, हम 21वीं सदी में रह रहे हैं जी और 21वीं सदी के जो बच्चे हैं इनको प्यार से ही समझाया जा सकता है, और जो चीज़ प्यार से ही समझ जा सकी है वो न कि वो मारने पीटने से, उसी तरह बच्चे जो है वो सीखते हैं। बच्चे जो है वो प्यार से ही सीखते हैं। अगर हम अपने घरों में बच्चों की मिसाल ले लें तो जो भी हमारे बच्चे हैं, अगर हम प्यार को समझाते हैं तो वो बड़ी प्यार मोहब्बत से वो बात समझ जाते हैं, न कि हम उसको मार पीटना इस तरह कर देते हैं। दूसरी बात आपने कर दी कि जो इनकी गैर रजिस्ट्रेशन थी, बिल्कुल जी, हमारी पुलिस के आला हुकाम से भी बात हुई है और यहाँ की जो ब्यूरोक्रेसी है उनके साथ भी बात हुई है, और असिस्टेंट कमिश्नर ख्वाजा खेला, जो कि इस तहसील, ये स्वात का एक तहसील है ख्वाजा खेला और उसका एक गांव है चालियार, ये मदरसा वहां पे वाक़या है, तो उसको बिल्कुल गैर कानूनी इसकी रजिस्ट्रेशन नहीं थी, उसको सील कर दिया गया है। और जो आपका, जहां तक आपका सवाल है, नहीं, ये बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल ठीक है, कोई पहला वाक़ा नहीं है। इस तरह अगर हम देखें तो खैबर पख्तूनख्वा के दीगर इलाकों में भी इस तरह के वाक़यात रूनुमा हुए, पंजाब में भी रूनुमा हुए, लेकिन हमने उनसे क्या सीखा है, या उनसे उसकी जो रिजल्ट है या उनकी जो इन्वेस्टिगेशन है वो कहां तक पहुंच गई है। यहाँ पे सजा और जजा का कानून नहीं है। बिल्कुल, आप दीन की तालीम दें या दुनियावी तालीम दें, ये किसी को भी ये हक हासिल नहीं है कि वो इस कदर तशद्दुद करे। तशद्दुद तो करना ही नहीं चाहिए ना, कदर को तो छोड़ें आप, इसकी नौइयत को तो छोड़ें आप कि किस किस्म का तशद्दुद है। आपकी ये जो बच्चा है, इसके वालिद के साथ बात हुई है, ज़ाहिर है पश्तो में आपने बातचीत की उनसे, क्या कहते हैं? वीडियो भी इस वक्त हम अपनी स्क्रीन पर अपने नाज़रीन को दिखा रहे हैं, इसमें हम देख रहे हैं कि आप उनके वालिद से उस बच्चे के बात कर रहे हैं। क्या कहते हैं वालिद? क्या उनकी कोई दादरसी हो रही है? जी मदीहा, उनके जो वालिद साहब थे ये बैरून मुल्क सऊदी अरब में मजदूरी के लिए वहां पे थे। उनके मुताबिक जब हमारी उनसे बात हुई तो उनके मुताबिक कि मैं सऊदी अरब में था और ये बच्चा जो था ये घर आया हुआ था और ये कह रहा था कि मैंने वापस नहीं जाना मदरसे, लेकिन उसके चचा और ये वालिद साहब कह रहे थे कि हम घर वाले ये सोच रहे थे कि मतलब ये बहाना बना रहे हैं और इसलिए वजह से ये इस दीनी तालीम को हासिल नहीं कर रहे और मदरसा नहीं जा रहे। तो उसके चचा उसके साथ होकर मदरसे गए हैं, उनके मुहतमीम से और नाजिम से मिले हैं, और इस मदरसे के जो मौलवी है, मौलवी उमर, उनसे भी मिले हैं। तो उन्होंने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, और उन अहल खाने ने ये इल्जाम लगाया है कि सिराज हारून, जो आप बता रहे हैं मोहतमिम से मिले हैं जाके अहले खाना रिश्तेदार, मोहतमिम तो गायब है, वो तो है ही नहीं है, उसकी तो गिरफ्तारी अभी अमल में नहीं लाई जा सकी है। मरकजी मुल्ज़िम को बताया जा रहा है गिरफ्तार है। मैं अपने वालिद साहब की स्टेटमेंट बता रहा हूँ कि जब ये बच्चा जो था ये घर आया हुआ था, इससे पहले घर आया हुआ था, ये वापस जाने को तैयार नहीं था कि मदरसे पे मेरे ऊपर तशद्दुद होती जा रही है और जिनसी ख्वाहिशात के तकाजे हम मुझसे हो रहे हैं। तो इसी बिना पर जो उनके चचा है ये उनके साथ मदरसे गए हैं, और जब मदरसे गए हैं तो इस बच्चे को वहां पे उनके हवाले कर दिया है और उन मुहतमीम से उनसे बात की है बकौल उनके चचा के, उनके वालिद के, कि यहाँ पे इस बच्चे के साथ इस तरह के तकाजे की डिमांड ही इससे होती जा रही है। तो उसने कहा कि जो हमारी मतलब मैं कहती हूँ कि वालिदैन अहले खाना की इस कदर गफलत कि बच्चा बेचारा वालिदैन को बता भी रहा है, वालिद तो चलो पाकिस्तान में नहीं है, वो रोजगार के सिलसिले में मुल्क से बाहर है, वालिदा को बताया, चचा को बताया कि मुझसे किस तरह से वहां पर बदफेली करने के तकाजे किए जा रहे हैं, जिनसी इस्तेहसाल करने की बच्चे की कोशिश की गई, बच्चा दुहाइयां देता रहा। इनको भी मेरे ख्याल से पकड़ना चाहिए, इनकी भी बासपुरस होनी चाहिए, इनको भी अरेस्ट किया जाना चाहिए कि बच्चा जब आप लोगों को बता रहा था तो आप लोग ने एक्शन क्यों नहीं लिया? बिल्कुल, ये इनके वालिद साहब जब कल बैठे हुए थे, उनके साथ पुलिस अफसर भी थे, उन्होंने भी यही कहा कि हम ये सोचकर हम इससे कह रहे थे कि ये बच्चा इनकार कर रहा है कि हम मदरसे नहीं जा रहे, तो उसने कहा कि हम ये सोच रहे थे कि ये कोई बहाना बना रहे हैं। तो इसके बाद हम उसके चचा उसके साथ मदरसे पे गए हैं, उनके मुहतमीम को बताया है कि इस तरह की सूरत हाल है, तो मुहतमीम ने बड़ी दिलासें दी हैं कि हम यहाँ पे प्यार मोहब्बत करते हैं, न कि इस तरह की तकाजे करें, और ये बच्चा झूठ बोल रहा है, हम किसी के साथ मार पीट या इस तरह के तकाजे नहीं कर रहे हैं, और हमारा सिस्टम आप बिल्कुल देख सकते हैं। तो चचा को तसल्ली और पूरी यकीन दहानी के बाद जब वो वहां से निकल पड़े हैं तो उन्होंने फिर इनको मारना पीटना इस बच्चे को शुरू किया कि आपने घर में ये बात क्यों बताई और अपने वालिदैन को क्यों बात ये बताई। और न कि सिर्फ ये फरहान बच्चे को मारा है, 9 ऐसे और भी बच्चे हैं जिनकी जिस्म से तशद्दुद बरी जो निशानात है वो भी मौसूल हुई है। और हमारी जब इसी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर से बात हुई है जो इस केस को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, तो उनके मुताबिक
मुताबिक वहां पे जो जितने भी जंजीरें थी और जो स्टिक्स थे, जो मारने पीटने के आलात थे, वो भी पुलिस ने वहां से रिकवर किए हैं। और दूसरी बात यह है कि जो इस मदरसे के मोहतमीम थे, जो इनको खाना पीना भी इस मदरसे के बच्चों को प्रोवाइड कर रहे थे, तो ये भी इंकिशाफ हुआ है। और ये एक नया इंकिशाफ हुआ है कि वहां पे जो खाने पीने के जो अशिया थे वो भी इंतहाई थर्ड क्लास और सब स्टैंडर्ड मटेरियल्स के जो अशिया थे वो इनको प्रोवाइड की जा रहे थे। और बाकायदा इनके जो वालिदैन है बच्चों के, उनसे पैसे भी ली जाते हैं, महाना मंथली इनसे फीस ली जाती है। तो ये बच्चे पढ़ाते नहीं होंगे, रखते नहीं होंगे, पे तो करते ही होंगे पेरेंट्स। 300 के करीब बच्चे हारून वहां से बाजियाब करवाए गए हैं। इनको किस तरह से बाजियाब करवाया गया, ये जो बाजियाबी का अमल है, इसके बारे में अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, जब ये पूरी सूरत हाल बनी तो इस पे जब पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की और इसके वाक़े के बाद पूरी जो एक केस रजिस्टर किया गया है, तो इसमें जो 4 मुल्जिमान हैं उसमें 302, 34 और 37 CPA और इसी तरह जो बाकी मुल्जिमान हैं उन पर 37 CPA यानी चाइल्ड प्रोटेक्शन एक्ट और 34 PPC के तहत जो है इन पर मुकदमात दर्ज किए गए हैं। उनके पूरी जो तफसीलात सामने आ गई, तो जब ये 9 बच्चे के बाकी भी तफसीलात सामने आ गई, तो फिर उसके बाद इंतजामिया ने और पुलिस ने जाकर जितने भी तालिब इल्म थे इस मदरसे पे सबके सब जो 300 बच्चे थे उनको, ठीक है, इन 300 बच्चों को बड़ी अच्छी बात है बाजियाब करा लिया गया। मुख्तसर आपसे जानना चाहती हूँ, और कितने ऐसे गैर कानूनी तौर पर चलाए जा रहे हैं मदरसे, तादाद कितनी है और अभी क्या किया जा रहा है इंतजामिया की जानिब से? रजिस्टर तो होते ही नहीं है ना ये, लेकिन गैर कानूनी तौर पर ऐसे और कितने मदरसे हैं? जी बिल्कुल, अभी जो है इस वाक़े के बाद ज़िला इंतज़ामिया और पुलिस मुतहर्रिक हुई है और पूरी ज़िले में इस तरह की जितने भी मदारिस हैं जो कि गैर कानूनी है उसकी छानबीन की जा रही है और उसकी तमाम तफसीलात है वो ज़िला इंतज़ामिया इकट्ठे की जा रही है। यकीनन जो ये दीनी मदारिस हैं ये इस तरह के और भी दीनी मदारिस हैं, ठीक ठाक दीनी मदारिस है जो कि यहाँ पे काम कर रही हैं और शहरी इलाकों में काम कर रही है। मिनगोरा शहर में बड़े अच्छे मदारिस हैं, उनके उलमा कराम भी यहाँ पे है जो कि बच्चे यहाँ पे सीखते हैं और बड़े दूर से आते हैं। लेकिन ये वाला जो मदरसा था ये चालियार ख्वाजाखेला में है, ये कोई नवाही इलाका है और तहसील ख्वाजाखेला का। और जो यहाँ पे शहरी इलाके हैं वहाँ पे जो बड़े मदरसे कायम है उसमें इस तरह की सूरत हाल हमने अब तक नहीं देखी, क्योंकि वो सदियों से यहाँ पे आबाद हैं। लेकिन ये वाली जो कार्रवाइयां की जा रही है इंतजामिया की जानिब से, असिस्टेंट कमिश्नर ख्वाजाखेला की जानिब से भी और दीगर जो है उनकी जानिब से भी, ऐसे गैर कानूनी तौर पर जितने भी मदारिस हैं उनके अब उनको भी बंद किया जाएगा। बहुत शुक्रिया हारून, तमाम तफसीलात से आप हमें अपडेट कर रहे थे। लेकिन यहाँ पर एक जो अलमिया है, एक जो सबसे बड़ा सवाल रेज होता है वो वालिदैन के लिए होता है कि वालिदैन किस तरह से अपने मासूम बच्चों को इन भेड़ियों के हवाले कर देते हैं और फिर कोई चेक एंड बैलेंस नहीं होता, पता नहीं किया जाता। और ये गैर कानूनी तौर पर चलने वाले मदारिस, इनके हवाले से सख्त क्विक रियासत को और हुकूमत को एक्शन लेना होगा। इजाजत दीजिए, आज के मॉर्निंग शो से अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।